नमस्कार, डी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। अल्लाह की इबादत के पवित्र रमजान माह में मुस्लिम भाइयों के लिए भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजेदारों का इस्तकबाल करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री निवास पर रोजा इफ्तार, सीएम शिवराज ने रोजेदारों का किया इस्तकबाल। सीएम ने ईद की दी मुबारकबाद। सर्वधर्म समभाव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया। विशाल स्तर पर आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में प्रदेश भर से रोजेदार रोजा इफ्तारी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने रोजेदारों का गले लगकर इस्तकबाल किया और उन्हें रोजा खुलवाया। इस दौरान इंदौर के शहर काजी इशरत अली और भोपाल के नायाब काजी जसीम दाद खान भी खास तौर पर मौजूद थे। पारंपरिक साफा पहनकर आए मुख्यमंत्री चौहान ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर मुस्लिम भाई बहनों ने नमाज पढ़कर प्रदेश में अमन चैन की दुआ की। रोजा इफ्तारी में हजारों मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर उपस्थित जनों में खासा उत्साह का माहौल देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके घर जाकर बधाइयां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शॉल और श्रीफल भेंट कर जोशी का सम्मान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने मनाया अपना जन्मदिन। मुख्यमंत्री चौहान ने दी जोशी को जन्मदिन की बधाई। सीएम शिवराज पहुंचे जोशी के घर, शॉल और श्रीफल भेंट कर मांगा आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी ने मंगलवार को अपनी उम्र के 86 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने जोशी को पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लिया। बधाई हो, 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 बधाई हो। सीएम बहुत देर तक पूर्व मुख्यमंत्री जोशी के घर पर रुके और उनसे चर्चा भी की। इस मौके पर जोशी की धर्मपत्नी तारा जोशी तथा स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कैलाश जोशी 1977-78 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। मुंबई की टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में आरोपी याकूब मेमन की फांसी का वारंट जारी कर दिया है। याकूब मुंबई के धमाकों की साजिश में शामिल था और फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से ही नागपुर जेल में बंद था। टाडा कोर्ट से याकूब के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद 30 जुलाई 2015 को नागपुर की सेंट्रल जेल में याकूब को फांसी दी जा सकती है। मुंबई धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को हो सकती है फांसी। मुंबई की टाडा कोर्ट ने जारी किया मेमन की फांसी का वारंट। याकूब मेमन पर है 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप। फिलहाल नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद है याकूब मेमन। 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को दी जा सकती है फांसी। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अहम भूमिका निभाने वाले आरोपी याकूब मेमन की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, मुंबई की टाडा कोर्ट ने इस मामले में याकूब की फांसी का वारंट जारी कर दिया है। याकूब की पुनरीक्षण याचिका खारिज हो जाती है तो नागपुर की सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को याकूब को फांसी हो सकती है। याकूब के साथ मुंबई ब्लास्ट मामले में डॉन दाऊद इब्राहिम भी मुख्य आरोपी है। कौन है याकूब मेमन? मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में क्या थी याकूब की भूमिका? याकूब मेमन का पूरा नाम याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन है। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट था याकूब मेमन।
याकूब पर बम धमाके की साजिश के लिए पैसे जुटाने का आरोप। 1994 में काठमांडू से गिरफ्तार हुआ था मेमन। 27 जुलाई 2007 को याकूब मेमन को सुनाई गई थी फांसी की सजा। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है याकूब मेनन की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी थी सजा। पिछले साल राष्ट्रपति भी याकूब की दया याचिका कर चुके हैं खारिज। कोर्ट के मुताबिक याकूब मेमन, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपी। 30 जुलाई 2015 को हो सकती है याकूब मेमन को फांसी। हालांकि अब याकूब के पास क्यूरेटिव याचिका का रास्ता बचा है, जिस पर फांसी से पहले सुनवाई हो सकती है। याकूब मुंबई बम ब्लास्ट मामले का पहला ऐसा आरोपी है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम के बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। आईपीएल सट्टेबाजी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा लिए गए कड़े फैसलों का असर अब दिखाई देने लगा है और क्रिकेट प्रशासकों ने चैंपियंस लीग T20 को बंद करने का निर्णय ले लिया है। वैसे भी दर्शकों के पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से इस टूर्नामेंट को बंद किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आईपीएल सट्टेबाजी के मामले के बाद इसके साइड इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं। चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट बंद। टूर्नामेंट की संचालन परिषद का निर्णय दर्शकों के सीमित समर्थन के कारण लिया फैसला। न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के कड़े फैसले के बाद आया निर्णय। Starting the celebrations in the dugout. The Chennai Super Kings only just slipped into the semi-finals, but they're the team for the day. आईपीएल के पहले संस्करण की जोरदार सफलता के बाद 2009 में बीसीसीआई, सीए और सीएसए ने चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। ये टूर्नामेंट भी आईपीएल की ही तरह रोमांचक तो रहा, लेकिन इसे आईपीएल जैसी सफलता नहीं मिली। नतीजा ये रहा कि साल दर साल इसकी लोकप्रियता में कमी आती रही और अब जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमों को 2-2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, इस टूर्नामेंट की संचालन परिषद ने टूर्नामेंट को खत्म करने का निर्णय ले लिया। चैंपियंस लीग 2020 की संचालन परिषद में शामिल भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका सीएसए और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि 2015 में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर-अक्टूबर में होने वाली चैंपियंस लीग अब नहीं होगी। गौरतलब है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद ही ये बड़ा निर्णय सामने आया है। कुल मिलाकर आईपीएल सट्टेबाजी के साइड इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं, जिसका प्रभाव दूसरे टूर्नामेंट पर भी पड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। इंदौर के केशरबाग रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर लगातार हो रही लेट लतीफी अब रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। ब्रिज का निर्माण कर रही कंपनी और आईडीए के बीच चल रही खींचतान में ब्रिज के निर्माण कार्य को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और आने वाले महीनों में भी ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आती। बुधवार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी आईडीए कार्यालय पहुंचे और आईडीए अध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा की। केसरबाग रेलवे ओवरब्रिज का मामला अब आईडीए के लिए भी गले की हड्डी बनते हुए नजर आ रहा है। निर्माण कार्य कर रही कंपनी को अब तक दी गई सारी मियादें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ब्रिज का निर्माण कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। ऐसे में ये ब्रिज क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत का ब्रिज बन चुका है। बुधवार को इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे विधायक जीतू पटवारी ने इस मामले में आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी और आईडीए सीईओ राकेश सिंह से चर्चा की। वर्क प्रोग्राम दे दिया है, कॉन्ट्रैक्टर है, कोई अकेले वो कॉन्ट्रैक्टर तो है नहीं, 200 कॉन्ट्रैक्टर नगर निगम आईडीए सब जगह काम करते हैं, तो उनको वो सर इन परिस्थितियों में सर पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, तो भगवान की ऐसी कृपा रही है हम पे कि इस साल रेलवे का बड़ा काम। केसरबाग ब्रिज को लेकर पटवारी ने आईडीए के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया और ठेकेदार कंपनी के खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाने की बात कही।
जिस दिन से उसकी प्रक्रिया चालू होती है, सोच बनती है, सोच के बाद प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम के बाद उसको मूर्त रूप देते हैं और कंप्लीट होता है, उसको 10 साल हो गए। जिस तरीके से 10 साल से लोग परेशान भी हो रहे हैं और पराकाष्ठा हो गई इस बात की कि क्या अंधेरगर्दी होती है, जिस तरीके से ब्रिज का काम हुआ है। मैं समझता हूं कि इसमें निंदा करें या ये करें, आज जरूरी ये था कि कैसे जल्दी से पूरा हो और सबको साथ मिलकर विरोध करें या नेतागिरी करें या राजनीतिक द्वंद्व लड़ें, वो उससे ज़्यादा जरूरी है ब्रिज पूरा होना। तो मैं समझता हूं कि उसको लेकर हमने आईडीए प्रशासन से और अध्यक्ष जी से बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि भैया हमारी भी मंशा वही है और उनकी भी मंशा वही है। और मेरी भी सोच इसमें यह है कि पॉलिटिकल वर्किंग कम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो बन जाए। उसके आसपास जहां ब्रिज बनना है, केसरबाग ब्रिज के आसपास सौंदर्यीकरण आईडीए करे, इसकी भी हमने उसके साथ मांग की है। वहीं आईडीए बोर्ड के पदाधिकारियों ने हर बार की तरह इस बार भी ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने का आश्वासन दिया और ठेकेदार कंपनी से इस संबंध में चर्चा करने की बात कही। केसरबाग ब्रिज को लेके इंदौर विकास प्राधिकरण, हमारे सब जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सब गंभीरता से चिंतित हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लगातार हम उनसे बैठकें करके, मीटिंगें करके कॉन्ट्रैक्टर से और हमारे अधिकारी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी जो तकनीकी समस्या आती है, जो पत्राचार में वो अपनी बात उठाते हैं, उसका भी समाधान करते हैं। कुल मिला के हमारी मंशा है और लगातार हम ये प्रयास करेंगे कि किसी भी हालत में ब्रिज बनना चाहिए और उसी को लेके हम आगे बढ़े भी हैं। जो संशोधन समय समय पर होना चाहिए वो हमने करे भी हैं। अब अंतिम पड़ाव पे हैं और कुछ ऐसे तकनीकी बिंदु हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने करना चाहिए और अभी करने में वो अभी समर्थ नहीं। तो हमारा वही कहना है कि जो उनको समय दिया है उस समय सीमा में उनको पूरा करना चाहिए। वहीं राव विधायक ने स्कीम नंबर 165 को लेकर किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर भी आईडीए पदाधिकारियों के सामने अपनी बात रखी और MR3 के निर्माण में हो रही लेट लतीफी पर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। इंदौर में BRTS रूट से सिटी वैन और टाटा मैजिक वाहनों पर बैन लगाने के लिए वाहन चालक और AICTSL के बीच रस्साकशी का खेल जारी है। दरअसल प्रशासन वैन और टाटा मैजिक वाहनों के रूट बदलने पर अड़ा हुआ है, तो वाहन चालक रूट बदलने के लिए टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस मामले को लेकर बुधवार को संभागीय परिवहन उपायुक्त के सामने सुनवाई भी हुई, लेकिन कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। इंदौर के BRTS रूट से सिटी वैन और टाटा मैजिक वाहनों को हटाने के लिए प्रशासन और वाहन चालकों में खींचतान देखने को मिल रही है। इस मामले में प्रशासन सिटी वैन और टाटा मैजिक वाहनों को हटाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, तो वहीं वाहन चालक भी रूट से हटने के लिए अब तक राजी नहीं हुए हैं। बुधवार को इस मामले में संभागीय परिवहन उपायुक्त के सामने हुई सुनवाई में कोई निर्णय नहीं हुआ। अधिकारियों की माने तो BRTS रूट पर बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में मैजिक और वैन चालकों से चर्चा की जा रही है कि जो शहर में यातायात का संचालन है उसमें कई प्रकार की वाहन चल रही हैं, जिसमें कि 400 परमिट हुए हैं जो कि मैजिक उसके हैं, आपके सिटी वैन के, जो कि संपूर्ण शहर के परमिट हैं। वो कहीं भी चलते हैं जब उनको जहां अवसर मिलती है, जहां सवारी मिलती है, व्यवस्थित यातायात नहीं हो पा रहा है। दूसरा, उसमें अटल सर्विसेज भी चल रही हैं जिनके की अपने रूट निर्धारित हैं। इसके अलावा करीबन 450 टाटा मैजिक भी चल रही हैं। टाटा मैजिक के सभी के रूट हैं। तो इसमें अब ये व्यवस्था सुनिश्चित करना है कि शहर के हर कोने से यात्रियों को सुविधा मिल सके मेन शहर में आने की। अभी चूंकि 400 परमिट शहर के हैं तो उन्हें ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। उनको 32 रूटों का सूत्रीकरण किया गया, उनसे कहा गया कि आप इन पे शिफ्ट हो जाइए। तो चूंकि उनको जहां लाभ दिखता है वहां चले जाते हैं वो लोग, तो उस पर उन लोगों को नोटिस भी दिया, लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं इस बात का। तो उसी के संबंध में आज RTA की बैठक है। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ सिटी वैन संचालकों को ही हटाने में लगा हुआ है, जबकि BRTS पर सिटी बसें भी संचालित हो रही हैं। आज एक ही चर्चा हुई है, उसमें से सिर्फ एक गरीब मैजिक और वैन चालकों को BRTS मार्ग से हटाने की प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया हमारे साथ समाज सेविक जो जुड़ गए हैं
कोटवानी जी, उनको साथ में लेकर हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और किसी भी तरीके से इनकी हठधर्मिता के सामने हम झुकेंगे नहीं। इस मामले में फिलहाल सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है कि सिटी वैन और टाटा मैजिक वाहनों को BRTS रूट से फिलहाल हटाया जाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। इंदौर में पिछले दिनों रेलवे ट्रैक पर हुए एक युवक के एक्सीडेंट की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। युवक ने अपने ही सास ससुर और पत्नी पर गुंडों के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है और घायल युवक का एक हाथ कट चुका है, लेकिन अब कटे हाथ पर घमासान हो रहा है। परिजनों का कहना है कि जो हाथ 1 माह पहले उन्हें दिखाया गया था वो उनके बेटे का है ही नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये हाथ आखिर है किसका। युवक के हाथ पर गहराया सस्पेंस। आखिर ये हाथ किसका है? 1 महीने बाद दिखाया हाथ युवक का नहीं। युवक पर हुआ था जानलेवा हमला, धारदार हथियारों से हुआ था हमला। हादसे में कट गया था युवक का हाथ। हाथ के ऊपर शुरू हुए घमासान के पीछे की कहानी करीब 1 माह पहले की है, जहां कुलकर्णी भट्टे में मजदूरी करने वाले सागर भाटी और उसकी पत्नी सपना के बीच आए दिन विवाद होता था। 1 माह पहले 11 जून के दिन दोनों में विवाद हुआ और पत्नी सपना घर छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद पति सागर ससुराल पहुंच ही रहा था कि सास ससुर ने उसे लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के पास पत्नी को खोजने को कहा और सास ससुर भागीरथपुरा में अपनी बेटी को खोजने की बात कहने लगे। युवक लक्ष्मीबाई स्टेशन पहुंचने वाला था, वैसे ही पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उस पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसके कारण युवक बेहोश हो गया। इस हमले में युवक का हाथ भी कट गया। हम जा रहे घर तरफ देख कर आए और रास्ते में ही सर मेरे साथ में जब वहाँ नहीं पहुँचा, कुलकर्णी भट्टे से जैसे नाला पार करते हैं और रोड के तरफ जैसे क्रॉसिंग के इधर आते हैं, क्रॉसिंग यहाँ से कम सर ये रोड नहीं है अपना एमवाई का कोना, ये इतनी दूर तक रहा मेरा फासला। मैं रोड पे पैदल चल रहा था, अंधेरा का समय था सर, जब भी 3-4 गाड़ियाँ आई मेरे पीछे और ये मेरे सर पे वार हुए सर। पहले तो ये 3-4 जगह वार हुए, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ पर और ये सर पे। मेरे को उसके बाद में सर मारा गया, मैं चिल्लाता रहा, मेरी कोई ने सुनी नहीं। बेहोशी के बाद बदमाश उसे रेलवे पटरी पर छोड़ गए, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां उसका अब तक उपचार चल रहा है। युवक का कहना है कि 1 माह पहले जो हाथ उसे दिखाया गया था वो हाथ उसका है ही नहीं। उसका रेल से कोई हादसा नहीं हुआ है, जबकि उसका हाथ काटा गया है। ये सर है ना, मेरा हाथ काटा गया है सर। अगर बताइए, अगर ट्रेन से टकरा जाता तो मैं तो पूरा का पूरा ही मर जाता सर। मेरा सर मैं रोड पे था, यहाँ से कम ये मान के चलिए कि 200-250 किलो मतलब 200-250 फीट दूरी, मतलब हाँ मेरे को रोड पे मारा गया। पहले मैं रोड पे चल रहा था, वहाँ तक का होश है मेरे को, और रेल की पटरी तो बहुत दूर है सर। रास्ता कहाँ है ये सीधा चलने वाला, इतनी दूर था सर, और मेरे साथ ये दुर्घटना हुई। वहीं जीआरपी पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे के बाद युवक को उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया था। पुलिस भी इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। कटने की खबर रेलवे स्टेशन इंदौर से मिली है मेमो कि एक आदमी मालती वनस्पति गेट के पास में कट गया है, उचित कार्रवाई करें। वहाँ गए हम लोग घटनास्थल पर, एक हमारे पास ये साथ एएसआई मीणा साहब भी गए थे। हम दोनों गए वहाँ, देखा ये नहीं थे, इनको 108 भर्ती करा चुकी थी। आए एमवाई में, देखा इनका इलाज चल रहा था, बेहोश थे। वहाँ डॉक्टरों से लिखवाया, ये कथन देने योग्य नहीं है। दूसरे दिन आया, फिर इनके कथन लिए। तीसरे चौथे दिन आया तो ये अस्पताल से गायब थे। वहीं इस घायल की मां का भी कहना है कि जो हाथ दिखाया जा रहा है वो उसके बेटे का नहीं है। ये तो मारा इसको रास्ते में, इसके दुश्मनों ने, इसके सास ससुर है और इसकी लुगई है, और मेरे को भी धमकी दी थी कि बुड्ढी बैठी रहनी तो तेरा भी गला दबा दूंगा। फिलहाल ये रहस्य बना हुआ है कि युवक का हाथ काटा गया है या युवक हादसे का शिकार हुआ है। जीआरपी अब इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इन सब के बीच जो बात सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है कि जो हाथ पुलिस दिखा रही है वो हाथ आखिर है किसका। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। इंदौर के कालिंदी कुंज कॉलोनी में सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के घर डकैती के मामले में अब तक पुलिस को किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी है। इसीलिए डीआईजी ने आरोपियों पर 10,000 के इनाम की घोषणा कर स्केच भी जारी कर दिए हैं।
इंदौर के कालिंदी कुंज कॉलोनी में सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह नागर के घर हुई डकैती के मामले में फिलहाल पुलिस को डकैतों का कोई सुराग नहीं मिला है। डकैतों ने जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया है, उसके आधार पर पुलिस को शक है कि ये काम किसी पारदी गिरोह का हो सकता है। पुलिस ने मौके से डकैतों द्वारा छोड़ा गया एक हैवी कटर, एक टामी और एक अन्य टूल्स बरामद किया है। डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लुटेरों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसमें पुलिस ने बड़ी गहनता से जांच पड़ताल की है और पुलिस को कई सारी जानकारियां उसमें हासिल हुई हैं। वहाँ जो लोग जिनको हम कहते हैं आई विटनेस है, जिन्होंने घटना का हिस्सा देखा, कई लोग सामने आए, कई लोग समक्ष में नहीं आना चाहते और मुझे लगता है कि जो लोग समक्ष में नहीं आए हैं उन्होंने काफी सटीक जानकारियां पुलिस को दी हैं। उन्होंने अपना नाम और नंबर इत्यादि गोपनीय रखने की सिफारिश की थी, जिसमें पुलिस की तरफ से ये किया जा रहा है। तो इस आधार पर पुलिस ने अपनी एक क्या क्या उनको कार्रवाई करनी है उसकी रूपरेखा बनाई है। साथ ही साथ आरोपियों के संबंध में अगर कोई व्यक्ति इनाम देगा तो उसके लिए जो एसपी पूर्व हैं उनके द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर जो विटनेसेस जिन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं उसके आधार पर हम स्केच उनका तैयार कर सकें, तो वो भी कार्रवाई अभी कराई जा रही है। डीआईजी ने बताया कि कंट्रोल रूम पर फोन न उठाने की शिकायत भी आई है। इसमें ड्यूटी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस स्केच जारी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। डकैती की इस घटना में डकैत हॉल में रखे 32 इंच के एलईडी के अलावा 2 आईफोन, ज्वेलरी के कई सेट, भगवान की चांदी की मूर्तियों सहित काफी सामान ले गए। बदमाशों ने एक पड़ोसी पर चाकू से भी हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर में प्रजापत समाज के लोग गुमशुदगी मामले में पश्चिम एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल 10 दिन पहले एक व्यक्ति को कर्ज का रुपया देने गए पति पत्नी घर लौट कर नहीं आए हैं, जिसके बाद परिजन समाजजनों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे, जहां उन्होंने कर्ज देने वाले शख्स पर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले मूलचंद प्रजापत और उनकी पत्नी शकुनबाई 10 दिन से लापता है। लापता होने के कारण इनके बेटे रविशंकर कई दिनों से परेशान हैं। इसी के चलते रविशंकर प्रजापत समाज के लोगों के साथ पश्चिम एसपी कल्याण चक्रवर्ती को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन देने वाले समाजजनों ने एसपी को बताया कि रविशंकर के माता पिता का बबलू नाम के व्यक्ति से 4 लाख का लेन देन था, जिसे लेकर बबलू आए दिन जान से मारने की धमकी देता था, जिससे परेशान होकर माता पिता उसे पैसा देने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से ही उनका मोबाइल बंद है। हमारे प्रजापत समाज के मूलचंद जी और उनकी पत्नी दोनों दंपति परिवार में मकान की बनाने की बात को लेकर कहीं से किसी से उनका लेन देन था पैसे का, वो लेने के लिए कहकर के निकले थे और आज उसके बाद से वो उनका पता नहीं लग पा रहा है। पूरा परिवार, उनके बच्चे बेटे सब परेशान है कि आखिर वो गए कहाँ। और पुलिस में कार्रवाई भी की, जिस पर शंका थी उसको पकड़ा भी था, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया। जब तक उसके साथ सख्ती नहीं होगी तो बताएगा कैसे। तो हम एसपी साहब से टाइम लिया था समाज के सभी लोगों ने कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो थाने में सुने नहीं रही, ये जाते हैं उनको भगा देते हैं। और वास्तव में उनका आज तक पता ही नहीं लगा वो उनके पास पैसे कितने थे, कितने लेकर आए थे, उसकी कोई जानकारी नहीं लग पा रही। परिवार के लोगों का कहना है कि बबलू ने उनकी हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस ने अभी गुमशुदगी का मामला ही दर्ज किया है। आज 8 से 9 दिन हो गए हैं, हमारे पूरे गली में मातम छाया हुआ है। किसी के घर ठीक से खाना नहीं खाया, न पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही है और न कोई खबर मिल रही है। पेपर में भी दिया, अब आज यहाँ पे एसीपी साहब के पास आए, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 2 दिन में हमें कोई खबर नहीं मिलती है तो फिर हमें आगे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, क्योंकि अब 8 से 9 दिन हो गए, सारे तीर्थों पर ढूंढ लिया है, कहीं कोई पता नहीं चल रहा। एसपी ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।